दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। जनहित में आज बात नेपाल की करेंगे, जहां पर लोक ने मिलकर पूरा तंत्र उलट दिया, तख्ता पलट दिया। नेपाल लोक में आज आग लगाकर रख दी। कल तक जो क्रांति थी आज वो हिंसा में बदल गई है और अपना घर फूंक कर कैसे खुद की बर्बादी का तमाशा देखा जाता है, आज नेपाल बस वही दिखा रहा है। कल हमने कहा था कि जेन जी की ये क्रांति सिर्फ फेसबुक इंस्टा बंद होने की भड़ास नहीं है, इसके पीछे नेपाल में नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ भरा गुस्सा है। पूरी खबर आप तक पहुंचाए, लेकिन इस वक्त की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं आपको बताते चले, अलग अलग तमाम ऐसी इमारतें हैं जिनको फूंक दिया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा के इस्तीफे के बावजूद वहां पर युवा न रुक रहा है, न थम रहा है, न उसके गुस्से की आग कम हो रही है। और वो आग जगह जगह तमाम जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, हालांकि कई ऐसी इमारतें भी आज आगजनी की शिकार हुई जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जो अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें सामने आ रही हैं आप तक हम पहुंचा रहे हैं। यहां पर आप देखिए किस तरह से युवाओं की ओर से जगह जगह आगजनी की गई है। बड़ी बड़ी इमारतों को, जिनमें कई होटल भी शामिल हैं, उनको आग के हवाले कर दिया गया, उनको फूंक दिया गया है। नेपाल में नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ भरा यह गुस्सा था, लेकिन कोई तो होगा जिसने गुस्से के बारूद में माचिस की तीली लगाई। तो अगले 1 घंटे नेपाल की सभी तस्वीरें, हर खबर आप तक पहुंचाने वाले हैं। बने रहिए एबीपी न्यूज पर। सुलगते हुए नेपाल के सभी सवाल भी सुलझाने की कोशिश करेंगे। नेपाल में तख्ता पलट के बाद अब आगे क्या होगा? क्रांति जेन जी की है या पीछे कोई और था? नेपाल की बगावत में दुनिया को क्या सबक है? नेपाल की आग का चीन अमेरिका से क्या कोई रिश्ता है? नेपाल में तख्ता पलट से भारत में कौन सा एक ऐसा पक्ष है जो खुश हो रहा है? लेकिन सबसे पहले नेपाल में इस क्रांति के हिंसक तांडव में बदलने की तस्वीरें दिखाते हैं। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें आपके सामने रखेंगे, जिसे नेपाल के लोग सिंह दरबार कहते हैं। वो सिंह दरबार धू धू कर जल रहा है। नेपाल में लोकतंत्र के सारे प्रतीक राख हो रहे हैं। ये सिंह दरबार की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर तमाम बड़े बड़े दफ्तर, ऑफिस हैं। अगर कोई नेपाल जाता था तो वो बाहर जाकर यहाँ पर फोटो क्लिक कराने के लिए तमाम जद्दोजहद करता, लेकिन आज सिंह दरबार को जेन जी ने फूंक दिया है। वो जेन जी जिनका सिंह दरबार हो चुका था नेपाल के पीएम के इस्तीफे के बाद, वो जेन जी जिनकी तमाम इमारतों पर गुस्सा जिस कदर से निकला है, क्या वो गलत या सही था, इसका विश्लेषण आगे हम करेंगे। लेकिन वो जेन जी का अपना खुद का हिस्सा था, नेपाल की धरोहर थी। सिंह दरबार धू धू कर इस समय चल रहा है, तो नेपाल में लोकतंत्र के सारे प्रतीक पूरी तरह से राख हो चुके हैं। नेपाल की संसद आग के हवाले कर दी गई। वो इमारत जिसमें बैठकर नेपाल के नेता फिजूल ही नेपाल के लोकतांत्रिक देश होने का दम भरते थे। नेपाल के जेन जी बागियों ने राष्ट्रपति भवन भी नहीं बख्शा है। बांग्लादेश की तरह पहले लूटपाट की, फिर राष्ट्रपति भवन को आग लगा दी गई। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस्तीफा देकर भाग गए। गुस्से से भरी भीड़ ने प्रधानमंत्री निवास में भी आग लगा दी, फूंक दिया गया। और यही अंजाम नेपाल की सुप्रीम कोर्ट का हुआ, जो निशानी है कि देश का भरोसा संसद से ही नहीं, नेपाल के न्यायतंत्र से भी उठा है। आपने दुनिया भर के विद्रोह देखे हैं। श्रीलंका और बांग्लादेश में नंगा नाच तो हाल ही में देखा,
लेकिन किसी पूर्व प्रधानमंत्री को भीड़ से पिटते आपने नहीं देखा होगा। नेपाल में विद्रोही भीड़ आज सारी हदें तोड़कर पूर्व प्रधानमंत्रियों और मंत्रियों के घर में घुस गई। पीएम ओली तो इस्तीफा देकर हेलीकॉप्टर से उड़ गए। वो हाथ नहीं लगे तो भीड़ ने उनके घर में आग लगा दी। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा हाथ चढ़ गए। उनकी उम्र 80 साल की है, कई बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने। आज उन्हें इसी जेनजी ने मार मार कर पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। उनकी पत्नी जिनकी उम्र 63 साल की है, उनको भी जबरदस्त तरीके से पीटा गया। सेना ने बड़ी मुश्किल से भीड़ से छुड़ाया उन्हें। एक और पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल के घर में भी आग लगा दी गई, जिसमें उनकी पत्नी राज्यलक्ष्मी चित्रकार जिंदा जल गईं। उनकी मौत हो गई। पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड घर पर नहीं मिले तो उनका घर फूंक दिया गया। और अब ये तस्वीर देखिए, सीने पर लात खाने के बाद गिरता हुआ जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, क्या आप विश्वास करेंगे कि नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु पौडेल हैं। नेपाल सरकार में ताबड़तोड़ इस्तीफे हुए तो विष्णु पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया, लेकिन भीड़ के लिए यह नाकाफी था। घर में घुसी भीड़ इन्हें जान से मारने पर आमादा थी और ये सब कुछ सड़क पर हुआ है। नेपाल में कल तक जो हुआ वो विद्रोह था, क्रांति थी, लेकिन अब जो हो रहा है वो ठेठ अराजकता है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद देश की कमान यकीनन जेनजी के हाथों में आ ही गई। उसके बाद भी अराजकता क्यों? क्या ये क्रांति अब पटरी से उतर चुकी है और देश को जलाकर भस्म कर देने पर आमादा है अपने ही देश को? नेपाल एक प्यारा सा देश जिसके हर तकलीफ हमें, हिंदुस्तान को, भारत को महसूस होती है। माँ बेटी के रिश्ते वाले नेपाल से हमारा भावनात्मक रिश्ता है, लेकिन इस समय धू धू कर जल रहे नेपाल की तस्वीरें हमें विचलित कर रही हैं, परेशान करती हैं। अब तक 24 युवाओं की जान जा चुकी है इस हिंसा में। 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, ज्यादातर युवा ही हैं। ओली सरकार ने 26 सोशल प्लेटफॉर्म पर बैन का फैसला हटा लिया। इसके बावजूद आज सुबह से ही हिंसा भड़की। काठमांडू में भीड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री देउबा के बेटे के 5 स्टार हिल्टन होटल में आग लगा दी। सारे रास्ते भी बंद कर दिए गए ताकि फायर ब्रिगेड आग बुझाने कामयाब नहीं हो पाए। इसमें यह समझ में आता है कि नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा था। गुस्सा जायज है, भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा होना चाहिए, लेकिन काठमांडू में टेलीकॉम का दफ्तर भी जला दिया गया। नेताओं के भ्रष्टाचार को लेकर गुस्सा था, लेकिन ऐसी दर्जनों इमारतों में आग लगा दिया गया जो किसी नेता की नहीं बल्कि सरकार की प्रॉपर्टी है, नेपाल की अपनी संपत्ति है, नेपाल के इसी जेनजी की संपत्ति है। संसद की हैं ये तस्वीरें। उग्र भीड़ ने संसद में आग लगा दी है, संसद के बड़े हिस्से को फूंक दिया है। काठमांडू के आसमान में दोपहर से काला धुआं उठ रहा है। इस तस्वीर में आप धू धू कर जलते नेपाली संसद को देख सकते हैं। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी संसद की छत पर चढ़ गए, एक तरीके से कब्जा कर लिया। पार्लियामेंट भवन के बाहर खड़ा हूं और देखिए आंसू गैस जबरदस्त तरीके से छोड़ा जा रहा है। बावजूद उसके पुलिस पर पथराव किया जा रहा है और पुलिस की एक टुकड़ी जो अंदर भाग गई थी वो दोबारा वापस आई है और उसने एक बार फिर मोर्चा संभाला है। भीड़ को रोकने का एक आखिरी कोशिश फिर हुई है। नेपाल की संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों ने गोलियां चलाई हैं। भीड़ ने पुलिस वालों से दर्जनों हथियार लूट लिए हैं। नकाब और मास्क से चेहरा ढककर उपद्रव कर रहे नौजवान संसद की दीवार पर गोलियां चलाकर विरोध जता रहे हैं। इस तरफ पुलिस है, उधर से पत्थर आ रहा है और इधर आगजनी के बाद उधर लोग तैयार हो रहे हैं। चार दीवारी के साथ साथ अंदर सेना और पुलिस है और बाहर जनता है। यो प्रधानमंत्री कार्यालय हो। नेपाल के प्रधानमंत्री दफ्तर की हैं ये तस्वीरें।
उग्र प्रदर्शनकारियों ने पीएम ऑफिस के एक हिस्से में आग लगा दी। दफ्तर का बड़ा हिस्सा जल गया है। कई अहम फाइलों के नष्ट होने की भी आशंका है। हजारों की उग्र भीड़ ने दोपहर में नेपाल के सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया। प्रदर्शनकारियों ने देश की सर्वोच्च अदालत की इमारत फूंक दी। बिल्डिंग के बड़े हिस्से को आग के हवाले कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की इमारत को हुए नुकसान का अंदाजा आप इन दो तस्वीरों से लगा सकते हैं। एक तस्वीर हिंसा से पहले की है, जबकि दूसरी आगजनी के बाद की। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के घर में भी हंगामा किया। बड़ी संख्या में उपद्रवी राष्ट्रपति भवन में घुस गए। घर के अंदर और बाहर दोनों जगह तोड़फोड़ की गई। काठमांडू की सड़कों पर प्रदर्शन करने वालों की भीड़ जश्न मना रही है। इस भीड़ में एक युवक के हाथ में हथियार है, जो एक पुलिस वाले से भीड़ ने छीना है। पुलिस वालों से हथियार छीनकर जश्न मनाते हुए जनजी की तस्वीरें आप देख रहे थे। विरोध प्रदर्शन कल से शुरू हुआ, लेकिन आज इसने जो रूप अख्तियार किया है उसने नेपाल को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं काठमांडू, जहां हमारे रोविंग एडिटर जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं। जगविंदर, अभी क्या हालात हैं? देखिए, अभी एक तरह से शांति जरूर है, लेकिन लोग सड़कों पर घूम रहे हैं और सरकारी बिल्डिंगों को, सरकारी गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ना तो पुलिस, ना ही सरकार और शासन नाम की कोई चीज़ अब नेपाल में नज़र नहीं आ रही है। जनता ने सारी कमान अपने हाथ में ले ली है। थोड़ी देर पहले नेपाल की आर्मी ने अपना संबोधन दिया और उन्होंने राष्ट्र को बचाने के नाम पर यह कहा है कि अब शांति बनाए रखें और राष्ट्रपति के साथ जो भी बातचीत करनी है उसके लिए सेना तैयार है। लेकिन लोग मानते हैं, ये युवा मानते हैं या नहीं, इस बात के बारे में कुछ भी कहना फिलहाल संभव नहीं है। जितने भी बड़े नेता थे, चाहे वो पूर्व के या फिर मौजूदा, चाहे मंत्री थे, चाहे सांसद थे, उनके जितने भी बिजनेस थे, स्कूल थे, होटल्स थे या फिर जहां भी अलग अलग जगह उनकी इन्वेस्टमेंट थी, उन तमाम चीज़ों को खाक कर दिया गया है। जितनी भी बड़ी सरकारी बिल्डिंग थी उनको नुकसान पहुंचाया गया। इतनी आगजनी हुई है कि 10-20 साल में नेपाल शायद इसकी भरपाई न कर पाए। लेकिन ये आग कब थमेगी, इस बारे में अभी कुछ भी कहना जायज़ नहीं होगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि केपी ओली ने काफ़ी देर कर दी। जब से जनता ये दबाव बनाने लगी थी, अगर उन्होंने पहले ही अपना राजपाट छोड़ दिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। जो हालात आज ना सिर्फ काठमांडू बल्कि पूरा नेपाल देख रहा है चित्रा, मुझे ये लगता है कि इस नेपाल की तस्वीर को देखकर जो ये इतिहास आज लिखा गया है, आने वाली सरकारें भी खौफ के साए में काम करेंगी। और ये नेपाल के लिए क्या कतई अच्छा होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। केपी शर्मा ओली ने, जगविंदर ने जो जानकारी दी कि उन्होंने बहुत देर कर दी ये भांपने में कि आंदोलन कितना उग्र रूप ले सकता है। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन देश रहना चाहिए। केपी शर्मा ओली को ये समझना चाहिए था पहले ही। अगर उनकी ओर से निर्णय ले लिया जाता तो आज अराजकता का शिकार प्यारा सा नेपाल नहीं होता। नेपाल में ये गुस्सा पूरे के पूरे राजनीतिक तंत्र के खिलाफ है, जो सत्ता में है वो भी और जो विपक्ष में है वो भी इस भीड़ के निशाने पर हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का के घर पर लोगों ने हमला किया, तोड़फोड़ की, लूटपाट की। इसी लूटपाट में ऊर्जा मंत्री के घर से नोटों की गड्डियां भी लूटी गईं। नोटों की इन गड्डियों को सड़क पर सरेआम हवा में उड़ा दिया गया। गृह मंत्री रमेश लेखक पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ओली सरकार से कल ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन भीड़ ने आज उनके घर भी हमला किया। घर में घुसी भीड़ ने टेबल, कुर्सी, गमले, जो कुछ हाथ आया उसको तोड़ दिया। पूरा का पूरा घर तहस नहस कर दिया गया। नेपाल के विदेश मंत्री आरजू देउवा भी भीड़ के गुस्से से नहीं बच पाए। प्रदर्शनकारियों ने विदेश मंत्री के घर पर हमला करके लूटपाट की। उसके बाद घर को आग के हवाले कर दिया और इसका जश्न भी मनाया गया। नेपाल में विद्रोही नौजवानों से लगातार अपील की जा रही है कि हिंसा रोकें, बैठकर शांति से बात करें, लेकिन हर अपील बेअसर हो रही है, बल्कि हिंसा नए रास्ते की ओर आगे बढ़ चुकी है। भीड़ ने अब मीडिया को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। काठमांडू में कई न्यूज चैनलों और अखबारों के दफ्तर पर हमले किए गए।
काठमांडू में कांतिपुर टीवी की बिल्डिंग में भी घुसकर तोड़फोड़ की गई और उसके बाद उसको आग के हवाले कर दिया गया। कांतिपुर टीवी ने ही पूर्व उप प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता रवि लामिछाने के भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलासे की सीरीज चलाई थी, जिसके बाद रवि लामिछाने को जेल जाना पड़ा था। भीड़ ने कांतिपुर टीवी का दफ्तर आग के हवाले करके इस तरह से बदला लिया है। और इतना ही नहीं, जेन जी की विद्रोह भीड़ ने जेल पर हमला करके काठमांडू की नक्खू जेल से रवि लामिछाने को कैद से बाहर निकाल लिया। पेशे से पत्रकार रहे रवि लामिछाने अमेरिकी नागरिकता छोड़कर नेपाली नागरिक बने थे। राजनीति में आए रवि लामिछाने को इसी अप्रैल में कोऑपरेटिव घोटाले में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। विद्रोहियों ने नेपाल के जेल में बंद सैकड़ों कैदियों को भी छुड़ा लिया। लखीमपुर बॉर्डर के पास कैलाली जेल से सैकड़ों कैदी बड़े आराम से फरार हो गए। विद्रोहियों ने जेल पर धावा बोला तो पुलिस ने भी सरेंडर कर दिया। उन्हें रोकने की जरा भी कोई कोशिश नहीं की गई। नेपाल में पुलिस तो पहले ही विद्रोहियों के आगे सरेंडर दिख रही थी। आज सेना ने भी सरेंडर मोड में अपनाने का फैसला कर लिया। कल 21 मौतों के बाद आज रवैया नरम था। सेना ने ही प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफे के लिए तैयार किया और ये साफ कहा कि उनके इस्तीफे के बगैर हालात काबू करना बेहद मुश्किल है। इसके बाद सेना ने ही प्रधानमंत्री ओली को हेलीकॉप्टर से अपने सैन्य हेडक्वार्टर पहुंचाया ताकि वो भीड़ के हत्थे ना चढ़ें। लेकिन इसके बाद भी हालात काबू होने की बजाय बिगड़ते चले गए और भीड़ ने एक एक करके पहले संसद, फिर राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट और मंत्रियों के घरों पर हमला करके आग लगाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया की आजादी के नाम पर शुरू हुई इस क्रांति के एक ही दिन में खूनी क्रांति में बदलने का एक और डरावना दृश्य देखिए। काठमांडू में हिंसक भीड़ ने एक डीएसपी की मॉब लिंचिंग कर दी। उन्हें सड़क पर पीट कर मार दिया गया। दावा किया जा रहा है कि कल इसी डीएसपी ने फायरिंग का आदेश दिया था जिसमें लोगों की जान गई थी। हालांकि दावे की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन भीड़ ने इस डीएसपी की जान ले ली, कल का बदला पूरा किया। ये देश हमारा है, ये जिंजी लोग का देश है। ये नेता लोग सब भाग गया। ये नेता लोग काम चोर है, भ्रष्टाचारी है और ये देश के लिए ये जिंजी ने 2 दिन में सब कुछ 21-22 अब नंबर कितना है पता नहीं, 500 से जितना है सब इंजर्ड हुआ है। अब ये स्टूडेंट को ऐसे तरीके से मारेंगे तो कौन सा देश चलेगा? ये सब बहुत क्रूरल देश जैसा हो गया, क्रूरल शासन हो गया। ये तो ओली का शासन ऐसा नहीं चलता है। संसद भवन ने पूरे जनता ने मिलके, जेनजी ने मिलके आज आग लगा दिया है। हम लोगों को चाहिए यूथ लीडर चाहिए। अब हम लोग परिवर्तन खोज रहे हैं। इस आंदोलन में 2 और चेहरों की चर्चा हो रही है। उनमें से एक नाम पूर्व उप प्रधानमंत्री रवि लामिछाने का है। लामिछाने इन दिनों कोऑपरेटिव घोटाले के आरोप में जेल में बंद थे, लेकिन आज उनको छुड़ा लिया गया। जबकि इस आंदोलन के पीछे जिस तीसरे चेहरे का नाम लिया जा रहा है वो है सुदन गुरुंग। गुरुंग हामी नेपाल नाम का एनजीओ चलाते हैं। इन्होंने बाकायदा आंदोलन के लिए मुहिम भी चलाई। अब आप इसे संयोग कहिए कि इस साल नेपाल की हुकूमत के खिलाफ ये दूसरी बगावत हुई है। इससे पहले मार्च महीने में जब राजा ज्ञानेंद्र शाह काठमांडू वापस लौटे तो राजशाही की मांग को लेकर बवाल हुआ था। उस वक्त आज के इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे यानी बालेन शाह ने राजा के पक्ष में बयान दिया था। हालांकि कल से आज तक नेपाल में हिंसा और आगजनी के जो नारे सुनाई दे रहे हैं उनमें एक बार भी कहीं से भी राजशाही की वापसी की मांग का नारा सुनाई नहीं दिया है, ना ही इस तरह का कोई बैनर या पोस्टर दिखा। लेकिन सवाल तो है ही कि क्या मार्च में जो चिंगारी भड़की थी, क्या उसी ने सुलगते सुलगते शोले की शक्ल अख्तियार कर ली? सोमवार को नेपाल की सड़कों पर हिंसा हुई। मंगलवार को दिन भर काठमांडू में कोहराम मचा। क्या ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल की सत्ता में बड़ा बदलाव होने वाला है? लंबे आंदोलन के बाद
17 साल पहले नेपाल में राजशाही का खात्मा हुआ, लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन लोकतंत्र का प्रयोग सफल साबित नहीं हुआ। अब इसी साल मार्च की इन तस्वीरों ने नेपाल के उस सवाल को जन्म दे दिया है, क्या फिर से राजा का राज लौटने वाला है? इसी साल मार्च महीने की बात है। नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र शाह जब पोखरा से काठमांडू लौटे तो हजारों की भीड़ उनका स्वागत करने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ी। जनसैलाब ने राजा का स्वागत किया था। हजारों की भीड़ ने राजा आओ देश बचाओ के नारे लगाए थे। राजा आओ, राजा आओ, राजा आओ, राजा आओ। अभी जुलाई महीने में राजा ज्ञानेंद्र शाह के जन्मदिन के मौके पर उन्हें बधाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। 7 जुलाई को राजमहल के बाहर भारी भीड़ जुटी थी। वैसे तो नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ आंदोलन तो पहले भी हुए हैं, बवाल होते रहे हैं, लेकिन इस बार का मामला थोड़ा अलग है। काठमांडू में राजा की वापसी और उस वापसी के महज 6 महीने के भीतर सुलगते नेपाल की ये तस्वीरें महज संयोग हैं या फिर कोई प्रयोग? मार्च में राजा की वापसी पर जब सवाल हुआ तो तत्कालीन ओली सरकार ने ज्ञानेंद्र शाह को जिम्मेदार ठहराया था। ज्ञानेंद्र शाह साल 2002 में नेपाल की राजगद्दी पर बैठे थे। 2005 तक बिना राजनीतिक शक्तियों के संवैधानिक राज्य प्रमुख के रूप में शासन किया। उसके बाद उन्होंने सरकार और संसद को भंग कर पूर्ण सत्ता पर कब्जा कर लिया। आपातकाल की घोषणा की, सेना का इस्तेमाल किया था। 2006 में राजशाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद ज्ञानेंद्र शाह पद छोड़ने के लिए मजबूर हुए। 2008 में नेपाल में पहली बार लोकतांत्रिक सरकार बनी। अब इसे संयोग ही समझिए कि सितंबर के पहले हफ्ते में ही प्रधानमंत्री ओली चीन के दौरे पर थे। दुनिया भर के देशों के प्रमुखों से उन्होंने वहां मेल मुलाकात की, लेकिन चीन से लौटने के हफ्ते भर भी नहीं बीते कि विद्रोह से सामना हो गया। इस्तीफे के बाद सेना ओली को अज्ञात जगह ले गई है। ऐसा नहीं है कि नेपाल में जो हुआ वो अचानक से हुआ है। एक चिंगारी जो अंदर ही अंदर सुलग रही थी, उसने आग का रूप ले लिया है। बीते 17 साल में नेपाल में अस्थिर सरकारों का दौर रहा है। 13 अलग अलग सरकारें बन चुकी हैं। नेपाल की सियासत पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। नेपाल की सत्ता और सियासत में बुजुर्ग नेताओं का दबदबा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कमजोर होने से जनता का भरोसा टूटा। महंगाई और बेरोजगारी से आर्थिक हालात बद से बदतर हो चुकी है। देश में बेरोजगारी चरम पर है। नेपाल में करीब 80% हिंदू आबादी है, लेकिन लोकतंत्र स्थापित होने के बाद से डेमोग्राफी लगातार बदलती जा रही है। वामपंथी सरकार में ईसाई जनसंख्या बढ़ रही है। जो लोग राजशाही के समर्थक रहे हैं वो मौजूदा सरकारों से आक्रोशित रहे हैं। ऐसे में जब नौजवानों का आंदोलन भड़का तो दबी हुई चिंगारी भड़क गई। क्रांति होना दुनिया के लिए चिंता नहीं है। चिंता की बात है क्रांति के नाम पर होने वाली हिंसा और अराजकता। साल 2000 में सर्बिया की बुलडोजर क्रांति से नेपाल की जेन जी क्रांति तक 25 वर्षों में कई उग्र आंदोलनों ने देशों की सत्ता पलटी है। 2024 में बांग्लादेश में छात्रों का उग्र प्रदर्शन ऐसा हुआ कि तत्कालीन सरकार को गद्दी छोड़नी पड़ी थी। बांग्लादेशी युवा सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम से नाराज थे। नतीजा ये हुआ था कि पीएम शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था। 2022 में श्रीलंका में हुए हिंसक प्रदर्शन, भीड़ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निवास में घुस गई। लोग आर्थिक संकट और खाद्य संकट से जूझ रहे थे। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। साल 2021 में म्यांमार में जनता पर सेना की क्रूरता ने गृहयुद्ध के हालात पैदा कर दिए। यहां जनजातीय समूहों की सक्रियता बढ़ गई थी। नतीजा यह हुआ कि तख्ता पलट गया। 55,000 इमारतें इस हिंसा में नष्ट हुई थीं। 2020 में बेलारूस में हिंसक प्रदर्शन के बाद जनता और लुकाशेंको शासन आमने सामने हो गए। सरकार के जुल्म और चुनावी धांधली से माहौल खराब हो गया।
हालांकि बाद में विरोध प्रदर्शन थम गया था। साल 2011 में सीरिया में बशर अल असद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सशस्त्र गृह युद्ध में बदल गया था। सीरिया की आर्थिक बदहाली और अस्थिरता चरम पर थी। नतीजा ये हुआ कि सीरिया में लाखों लोग मारे गए थे। साल 2011 में लीबिया में भी तानाशाही के खिलाफ बिगुल फूंका गया। शासक गद्दाफी को मार दिया गया। इसके बाद सशस्त्र गुटों के बीच लंबे वक्त तक गृह युद्ध चला। ट्यूनीशिया में 2010 में अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई। पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए। लोग एक युवा रेहड़ी पटरी वाले के आत्मदाह से भड़क गए थे। नतीजा यह हुआ कि शासक बेन अनेक पलायन करना पड़ गया था। साल 2021 में अफगानिस्तान में एक बार फिर से तालिबान का विद्रोह तेज हुआ, जिसके बाद तालिबान शासन की वापसी भी हुई। लेकिन इस दौरान हिंसा और आतंकवादी हमले भी बढ़ गए। राष्ट्रपति अशरफ गनी को आखिरकार भागना पड़ गया था। 2022 में कजाकिस्तान में भी सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ, जिसके बाद दंगे भड़के। ईंधन के दामों में वृद्धि, राजनीतिक असंतोष और सरकार की दमनकारी नीति बड़ी वजह बनी। नतीजा यह हुआ कि रूस के नेतृत्व वाले शांति बल को बुलाया गया। इस दौरान करीब 10,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। ये तो दुनिया की बात हमने कर ली। भारत पर आते हैं, अपने मुल्क पर। भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध लोकतंत्र है, लेकिन विडंबना देखिए कि हमारे पास पड़ोस के देशों ने भारत से लोकतंत्र और क्रांति का रत्ती भर भी गुण नहीं लिया। भारत जितना स्थिर है, ये पड़ोसी उतने ही अस्थिर हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था, हम अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। और जिस तरह से बीते कुछ वर्षों से भारत के पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, वो भारत की चिंता में लगातार इजाफा कर रही है। साल 2025 नेपाल में विद्रोह। साल 2024 बांग्लादेश में तख्तापलट। साल 2022 श्रीलंका में जनाक्रोश। साल 2022 पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन। साल 2021 अफगानिस्तान में तालिबान रिटर्न्स। साल 2021 म्यांमार में सैन्य शासन। भारत के पड़ोसी और दक्षिण एशिया के वो देश हैं जो बीते 5 साल से विद्रोह की बगावत में झुलस चुके हैं। भारत की उत्तरी सीमा से लेकर दक्षिणी सीमा और पूर्वी सीमा से लेकर पश्चिमी सीमा से लगे इन देशों में जनाक्रोश की ऐसी सुनामी चली जिसने दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स में उथल-पुथल मचा दी। विद्रोह की सबसे नई किस्त नेपाल से आई है। बीते 17 सालों से नेपाल में कथित लोकतंत्र की जो इमारतें खड़ी थी, उन्हें प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रियों के घर जलाकर राख कर दिए गए। नेपाल में जो हो रहा है उसका गवाह बांग्लादेश 1 साल पहले रहा है। इसी पैटर्न पर बांग्लादेश में भी सत्ता के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा हुआ था। पिछले साल मई महीने में बांग्लादेश में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ छात्रों ने आंदोलन शुरू किया था। अगस्त होते होते ये प्रदर्शन तख्ता पलट तक जा पहुंचा था। श्रीलंका की संसद में प्रदर्शनकारियों की 3 साल पुरानी तस्वीरें आपको याद होंगी। जनता संसद भवन में घुस गई थी, तोड़फोड़ की गई थी। राष्ट्रपति भवन के दफ्तर से लेकर स्विमिंग पूल में प्रदर्शनकारियों ने जमकर मौज मस्ती काटी थी। तत्कालीन राजपक्षे सरकार की आर्थिक नीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्रोह हुआ था। साल 2022 में पाकिस्तान की सड़कों पर जबरदस्त जनाक्रोश दिखा था। भ्रष्टाचार के मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता गंवानी पड़ी थी। इमरान खान को सजा के आदेश से पीटीआई कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। पाकिस्तान सेना के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया था। सेना इस विद्रोह को दबाने में
कामयाब रही थी। साल 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी ने इस कदर खौफ भर दिया था। अफगानिस्तान से भागने के लिए स्थानीय लोग प्लेन की छत पर चढ़ गए थे, जिसमें कई लोगों की जान भी गई थी। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान ने करजई सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। तालिबान से पहले बगावत पूर्वोत्तर की सीमा से सटे म्यांमार में भी सुनाई दी थी। सेना ने तख्ता पलटकर लोकतंत्र समर्थक विदेश मंत्री आंग सान सूकी को नजरबंद कर दिया था। सूकी की पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरोध को बंदूक की नोक पर कुचल दिया गया था। छह पड़ोसी देशों का हाल आपने देख लिया। उनके यहाँ क्रांति का जो पैटर्न है वो भी हमने आपको दिखा दिया। मैंने शुरू में आपके सामने सवाल रखा था कि नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसे लेकर भारत में कौन है जो बेहद खुश है और खुशी के पीछे की वजह क्या है। नेपाल और भारत का रोटी बेटी का रिश्ता है। भारत और नेपाल तो हिंदू धर्म से जुड़ते हैं, माँ सीता और भगवान पशुपति नाथ से जुड़ते हैं। तो फिर नेपाल की लगी इस आग पर भारत में भला कौन खुश हो सकता है? वो कौन है जो नेपाल की आपदा में भारत में अवसर ढूंढ रहा है? क्रांति भारत में भी हुई है, लेकिन उनका ऐसा विभत्स रूप भारत में कभी नहीं देखा गया जो हमारे पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में दिखा और अब नेपाल में दिख रहा है। आजादी के बाद भारत में पहली संपूर्ण जनक्रांति 1974 में हुई थी, जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पीछे पूरा देश चल पड़ा था। बदले में इमरजेंसी झेलनी पड़ी। उसके बाद देश में सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन देश की संसद, राष्ट्रपति भवन सुरक्षित थे। किसी पर भी आंच नहीं आई, क्योंकि हमारे डीएनए में लोकतंत्र है। दूसरा बड़ा आंदोलन 2011 में हुआ, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान से आवाज उठी। इस आंदोलन ने भी सत्ताएं बदल दी। 2014 में केंद्र में मोदी युग का उदय हुआ तो दिल्ली में केजरीवाल की सत्ता आ गई। लेकिन सारा परिवर्तन शांति से, लोकतांत्रिक तरीके से, जनता की ओर से चुने गए प्रतिनिधियों के जरिए हुआ। देश की संसद, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट को खरोंच तक नहीं आई, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। लेकिन क्या इस देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो चाहता है कि भारत में भी नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसा उत्पात हो? क्या देश में भी कुछ लोग चाहते हैं कि हमारी संसद पर भी एक अराजक हुजूम कब्जा कर ले? क्या देश में ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि एक दिन ऐसी ही भीड़ दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग पर घुस जाए और लुटियन जोन के हर बंगले पर कब्जा कर ले? अराजकता का ऐसा नंगा नाच दिल्ली में हो जैसा नेपाल में हो रहा है। क्या देश के भीतर भारत में कुछ लोग ऐसा हैं जो ये चाहते हैं? कल से आज तक, अभी तक सोशल मीडिया पर दिए कुछ बयानों पर अगर हम गौर करें तो आप ये समझ पाएंगे कि जो सवाल मैं उठा रही हूं वो बिना कारण नहीं है। कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवासन एक्स सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा, नेपाल के जागरूक युवाओं ने बगावत कर दी है। तानाशाही ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, चाहे कोई भी मुल्क हो। शिवसेना यूबीटी के संजय राउत की एक के बाद एक कई पोस्ट सामने आई है। उन्होंने लिखा है, यह हादसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और महत्वपूर्ण यह है कि नीचे अपने ट्वीट के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, पीएमओ को टैग करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू को आग के हवाले कर दिया। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जागो मेरे युवाओं, जागो, कहीं देर ना हो जाए। और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने तो पोस्ट में सीधे सीधे लिखा, चीन के दोस्त प्रधानमंत्री नेपाल ने दिया इस्तीफा, अगला नंबर आपका है। वैसे आपको बताते चले, जितने नेताओं के नाम और चेहरे मैंने आपके सामने रखे हैं, इनमें से कोई भी लोकतंत्र के जरिए चुनकर नहीं आया है। जिसने चुनाव लड़ा भी वो हार गया है। लेकिन इनकी भाषा देखिए, नेपाल में जो हो रहा है, तमाशबीन बने हुए हैं और वो चाहते हैं, उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के भीतर भी वैसा ही हो। आपको लगता है कि जो कुछ कहा गया है उसमें कोई भ्रम है? यह हादसा किसी भी देश में हो सकता है कहकर संजय राउत आखिर क्या राह दिखा रहे हैं?
सुरेंद्र राजपूत जब कहते हैं कि अगला नंबर आपका है, तो क्या यह भड़काने की श्रेणी में नहीं आता? वैसे सुरेंद्र राजपूत जैसे नेताओं को मैं बता दूं कि उस भीड़ ने विपक्ष के नेताओं को भी निशाने पर लिया है, उनके घर को भी फूंक दिया गया है। हो सकता है इन बयानों पर सवाल उठाने के बाद कुतर्क किए जाएं कि इसमें प्रधानमंत्री या मोदी सरकार का नाम तो कहीं नहीं लिखा। हालांकि संजय राउत के ट्वीट पर अगर आप जाएंगे तो बाकायदा टैग है। नेपाल के संदर्भ में उनके जितने भी ट्वीट हैं उनमें बाकायदा पीएमओ को, नरेंद्र मोदी को, निर्मला सीतारमण को, वित्त मंत्री नेपाल के जिनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, वो उसके वीडियो को रिपोस्ट करते हैं और उसके बाद कटाक्ष करते हुए नीचे निर्मला सीतारमण को वो टैग करते हैं। क्या आपको लगता है कि देश की जनता की समझ इन नेताओं की समझ से कम है? पिछले दिनों कब कब और कौन लोग देश के हालात श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे बता रहे थे? क्या ये देश की मेमोरी में नहीं है? बयान देने वालों की जानकारी बढ़ा दूं कि नेपाल में अराजकता का तांडव सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों के घर में नहीं हुआ, ये आग विपक्ष के नेताओं के घर भी पहुंची है, उनके घर भी फूंके गए हैं। अगर कोई भूल गया हो तो उसके लिए राहत इंदौरी का वो शेर पढ़ना बेहद जरूरी है, वो गौर से सुनिएगा। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, इसीलिए खुश रहिए कि आप भारत में हैं, इसका आनंद लीजिए। सियासी अवसरों के लिए अराजकता और आपदाओं को आमंत्रित मत कीजिए। यह देश के लिए खतरनाक है, देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, हम सब के लिए खतरनाक है। और अब आज का जनहित मंत्र, जहां पर आपके साथ गैरों जैसा बर्ताव हो, वहां अपनापन दिखाने या अपनी अहमियत बताने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।